नमस्कार मित्रों। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान सभा में राजस्थान के योगदान और संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संबंध में विस्तार से बात की थी, जिसके तहत हमने कई प्रकार के उन सभी प्रश्नों को छुआ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान शामिल किए गए वे किनसे प्रेरित हैं, इसके संबंध में हम बात करेंगे। देखिए मित्रों, भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा वह भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत जोड़ा गया है और इसके अतिरिक्त भी बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो इससे पूर्व किए गए संवैधानिक सुधारों के जो प्रावधान थे, जो संविधान सुधारों के जो नियम थे उनमें से लिए गए, जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 या माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या इससे भी पूर्व जो संविधान में या संवैधानिक शासन के जो प्रावधान भारत में लागू किए गए थे उनसे प्रेरित हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिनकी प्रेरणा भारतीय लोगों ने, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने अन्य देशों के संविधानों से ली है और उनको प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया है। कई बार ये बात आपने सुनी होगी, बहुत बार ये सुना होगा कि भारतीय संविधान के संबंध में ये कहा जाता है कि यह दूसरे देशों के संविधानों की नकल है या यह उधार का थैला है। जैसे आइवर जेनिंग्स स्वयं कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, यानी इसका अपना मौलिक कुछ भी नहीं है, यह केवल दूसरे देशों के संविधानों से एक तरह से उधार में लिया गया एक प्रावधान है जिसको कट कॉपी पेस्ट करके भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। आइवर जेनिंग्स ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये बात और भी कई लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों की भूमिका ज़्यादा रही। ये बात सही है कि जो संविधान सभा बनी उसमें अधिकांश लोग वकील पेशे से थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह केवल वकीलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है या वकील ही इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये बात आप भी समझ लीजिए कि भारतीय संविधान ना तो किसी देश के संविधान की नकल है, ना ये उधार का थैला है, ना ये किसी अन्य देश के संविधान की फोटो कॉपी है, छाया प्रति है। अगर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर भारतीय संविधान किसी अन्य देश के संविधान की नकल होता या ये उधार का थैला होता या ये किसी अन्य देश के संविधान की छाया प्रति होता, तो क्या इस संविधान को बनाने में इतना समय लगता? संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लगभग समय लगा है, तो क्या इतना समय संविधान को बनाने में लगता? और वो भी तब जब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 300 से अधिक है। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 पेज भी लिखता तो भी संविधान एक दिन में बनकर तैयार हो जाता। तो ये बात बिल्कुल आधारहीन है, तर्कहीन है और तथ्यहीन है कि भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान की नकल है या उधार का थैला है। यह अपना एक मौलिक संविधान है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके बहुत से प्रावधान दूसरे देशों के संविधानों से प्रेरित है। इसके लिए आप प्रेरित शब्द का प्रयोग करोगे, दूसरे देशों के संविधानों से प्रेरित है। और प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती है, अच्छे कार्य की प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती है और फिर उन कार्यों को, प्रेरणास्पद बिंदुओं को अपने अनुसार ढालकर संविधान में संयोजित करना, ये बहुत बड़ी कला है। और ये संविधान निर्माताओं ने किया कि कोई भी प्रावधान किसी अन्य देश के संविधान से सीखा और उसको भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और यहाँ की जातीय एवं धार्मिक परंपराओं के अनुसार और यहाँ के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार उसको ढाला और फिर भारतीय संविधान में उसको
शामिल किया। तो ये जो काम किया संविधान सभा ने, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। ऐसा नहीं कि हूबहू ही नकल कर दिया वहाँ के संविधान, किसी भी देश के संविधान के प्रावधानों की हूबहू नकल कर दिया। अगर ऐसा होता तो फिर भारत में भी राजतंत्रात्मक लोकतंत्र होता। अगर ऐसा होता तो फिर जैसा कि ब्रिटेन में अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो फिर भारत में दोहरी नागरिकता को शामिल करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से प्रावधान अन्य देशों से प्रेरित जरूर हैं, लेकिन उनको अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार, अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे के अनुसार ढालकर उनको अपने संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाना उचित नहीं है। फिर भी अपन उन सभी प्रावधानों की बात करेंगे जो किसी भी देश के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में शामिल किए गए। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड का संविधान, क्योंकि इंग्लैंड भारत का मतलब एक तरह से औपनिवेशिक सत्ता भी थी और भारत को अपने अधीन रखा। तो इंग्लैंड से बहुत सी बातें हमने सीखा, न केवल सैद्धांतिक अपितु व्यवहारिक रूप से भी इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से बहुत सी चीज़ें हमने सीखी और भारतीय शासन व्यवस्था में उनको लागू किया। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। उनमें पहला प्रावधान है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा राज्य प्रमुख नाम मात्र का, तीसरा इकहरी नागरिकता, चौथा मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, पांचवा एकीकृत संघात्मक ढांचा, और छठा विधि का शासन, और सातवां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। ये सभी वो प्रावधान हैं जो मुख्य हैं। इसके अलावा भी बहुत से प्रावधान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में शामिल किए गए, लेकिन उनका जिक्र यहाँ हम नहीं कर रहे। ये मुख्य प्रावधान जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी बात हम यहाँ करेंगे। अब इनकी एक एक की हम व्याख्या करते हैं, क्योंकि इसमें व्याख्यास्पद बिंदु है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, अब इससे क्या तात्पर्य है? संसदीय शासन व्यवस्था, देखिए दो मॉडल पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। एक है संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का घर ब्रिटेन का संविधान है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का घर अमेरिका के संविधान को माना जाता है, यानी अमेरिकी शासन व्यवस्था को माना जाता है। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। ये संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? मैं इसकी एक सरल सी परिभाषा आपको समझाता हूं कि वह शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका की संरचना व्यवस्थापिका में से की जाती है, अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उसे हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अब जस्ट इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसके विपरीत परिभाषा है और उसकी मैं बात करता हूं। वह शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका की संरचना व्यवस्थापिका से पृथक की जाती है, यानी कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से कोई संबंध नहीं होता, उसे हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो हम यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे थे और ये व्यवस्था हमने इंग्लैंड से प्रेरित होकर शामिल की। और इसमें संसद के 2 सदन हैं, जैसा कि आपको पता है ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, यानी और भारत में भी 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये हमने ब्रिटेन से सीखा। दूसरा बिंदु है राज्य प्रमुख नाम मात्र का। अब देखिए 2 बातें होती है, एक तो होता है राज्य प्रमुख, एक होता है शासन प्रमुख। राज्य प्रमुख यानी जिसके नाम से राज्य का संचालन होता है, जिसके नाम से व्यवस्थाएं संचालित होती है, उसे हम राज्य प्रमुख कहते हैं। और शासन प्रमुख जो वास्तविक रूप से शासन का संचालन करता है और जो एक तरह से मतलब जो व्यवहारिक रूप से नीतियों को लागू करता है, उसे हम शासन प्रमुख कहते हैं। ब्रिटेन में जो राज्य प्रमुख है वह है सम्राट और जो शासन प्रमुख है वह है प्रधानमंत्री। तो ये इसी प्रकार की प्रेरणा हमने भारत के लिए लागू की कि यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य प्रमुख है, उसके नाम से शासन संचालित होता है और वह किसी भी कानून को, किसी भी विधि को
स्वीकार करने वाला, अनुमति देने वाला अंतिम व्यक्ति होता है। और शासन व्यवस्था का संचालन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, तो वह वास्तविक होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का होता है। तो ये बातें हमने ब्रिटेन से देख सीखा। इकहरी नागरिकता। अब देखिए, ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता को शामिल करने का अलग कारण था, लेकिन क्योंकि ये प्रावधान बहुत अच्छा था और भारतीय परिस्थिति के अनुकूल था, इसलिए इस प्रावधान को भारत में भी लागू किया गया। इकहरी नागरिकता का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक ही नागरिकता से जाना जाएगा, यानी वह एक ही प्रकार की नागरिकता से एक ही प्रकार की नागरिकता उसे प्राप्त होगी, जैसे कि केवल ब्रिटेन का नागरिक, या यूं कह दीजिए केवल भारत का नागरिक। जब अपन कभी बात करते हैं तो कोई व्यक्ति यूं नहीं कहता कि मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, या मैं गुजरात का, या मैं मद्रास का, सॉरी, मैं महाराष्ट्र का, या आंध्रा का, या केरल, कर्नाटक का नागरिक हूँ, ऐसा नहीं कहता। सभी व्यक्ति यही कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ क्योंकि इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड में तो क्योंकि प्रांत ही नहीं है, इंग्लैंड छोटा देश है, इंग्लैंड में केवल संघीय व्यवस्था है, फिर बाद में म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम है, जिले हैं। तो वहाँ तो इकहरी नागरिकता को रखने का ये कारण था क्योंकि वहाँ तो प्रांत ही नहीं, लेकिन यहाँ प्रांतीय व्यवस्था होने के बावजूद और उनकी प्रांतों की अपनी सरकारें होने के बावजूद भी इकहरी नागरिकता रखा, इकहरी नागरिकता का प्रावधान रखा। तो उसका एकमात्र कारण ये था कि यहाँ हम केंद्र को मजबूत स्थिति में रखना चाहते थे और किसी भी प्रकार की विखंडन की स्थिति राष्ट्र के समक्ष हम पुनः नहीं लाना चाह रहे थे, जो पहले औपनिवेशिक शासन में हुई। और ऐसा ये आशंका थी कि कहीं अलग अलग नागरिकता से जब लोग जाने जाएंगे तो एक तरह से उनमें भारतीय संघ से इस प्रकार का जुड़ाव नहीं हो पाएगा जिस प्रकार का होना आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ इकहरी नागरिकता का प्रावधान रखा। और आपने देखा होगा, कई बार हम प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरते हैं तो उसमें हम एक कॉलम देखते हैं नेशनलिटी का, उसमें हम लिखते हैं इंडियन या भारतीय। उसमें कोई भी व्यक्ति राजस्थानी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु नहीं लिखता, केवल उसमें हम भारतीय लिखते हैं। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, देखिए, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि एक सबके साथ और सब एक के साथ, यानी सब एक साथ डूबते हैं, सब एक साथ तैरते हैं। यानी एक व्यक्ति की आलोचना सबकी आलोचना और एक व्यक्ति की तारीफ सबकी तारीफ। तो यहाँ मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का ये संसदीय शासन व्यवस्था का एक मुख्य विशेषता है, और ये प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी कार्य से अपने को अलग नहीं कह सकता, अलग नहीं मान सकता। एकीकृत संघात्मक ढांचा। एकीकृत संघात्मक ढांचा का मतलब है कि यहाँ संघीय व्यवस्था तो है, यहाँ संघ है और प्रांतों की अपनी सरकार है, संघ की अपनी सरकार है, प्रांत भी हैं, संघ भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी, लेकिन जो संघीय ढांचा वह एकीकृत है, यानी जो शक्तियां वह केंद्र के पास है। यानी ये शंकु आकार की स्थिति है कि शक्तियां केंद्र के पास है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रांत या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अपने आप को इस एकीकृत संघात्मक ढांचे से अलग नहीं मान सकता, अलग नहीं रख सकता। यानी जो शक्तियों का और जो समृद्धि का हिस्सा है वो केंद्र से नीचे प्रांतों तक और प्रांतों से नीचे ग्रास रूट लेवल तक जाता है। तो ये एकीकृत संघात्मक ढांचा, और ये इसलिए रखा कि भारत के सामने फिर कोई दूसरी औपनिवेशिक ताकत नहीं आ जाए और फिर ऐसी स्थिति नहीं हो जाए जैसी पिछले कुछ वर्षों में रही आज़ादी से पूर्व। विधि का शासन। देखिए, ब्रिटेन के लोग विधि के शासन पर बहुत गर्व करते हैं और अपने यहाँ कानून की व्यवस्था लागू कर रखा है कि कानून के समक्ष सब बराबर है, कानून सब पर समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो या कोई व्यक्ति बड़ा हो। तो ये जो विधि के शासन की बात है, यह भारतीय संविधान में ब्रिटेन से प्रेरित होकर शामिल की गई। और विधि के शासन को लागू करने के लिए आपने देखा होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने तो कई बार ब्रिटेन की यात्रा की और उनकी एक ही मांग थी कि विधि की शासन व्यवस्था को भारत में लागू क्यों नहीं करते,
जब ब्रिटेन के लोगों को इतना गर्व है अपनी इस व्यवस्था पर, तो फिर ये भारत में क्यों नहीं लागू करते। और ये मांग उन्होंने कई बार कई मंचों के माध्यम से ब्रिटिश शासकों के समक्ष रखी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, ये भी आपने देखा हो, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, ये पद जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है और ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर यह भारतीय शासन व्यवस्था में शामिल किया गया है, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल। दूसरा महत्वपूर्ण देश जिसके संविधान से हमने प्रेरणा ग्रहण की वह है अमेरिका का संविधान। अब इससे क्या क्या हमने सीखा, वह है एक तो संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, ब्रिटेन में तो संविधान ही नहीं था, वहां लिखित संविधान का प्रावधान ही नहीं है, तो वहां तो ये बात होनी संभव ही नहीं थी। लेकिन चूंकि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ और वहां संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्चता का जो प्रावधान है वह भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया। भारत में भी संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में भी संविधान सर्वोच्च है, और कोई भी संविधान के बियॉन्ड, कोई भी संविधान से परे, कोई भी संविधान से बाहर, संविधान के दायरे से बाहर नहीं है। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि वहाँ संविधान नहीं है तो वहाँ संसद बहुत शक्तिशाली है, बहुत सर्वोच्च है, और संसद को बहुत सी शक्तियां वहाँ प्रदान की गई है। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया वह भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया। ये जो उपराष्ट्रपति का पद, देखो, राष्ट्रपति का पद तो भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर लिया, लेकिन उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति कहीं अनुपस्थित हो जाए या राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाए, तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके दायित्व का निर्वहन करेगा। तो ये जो प्रोविजन है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए। मूल अधिकार, मूल अधिकारों की प्रेरणा हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। मूल अधिकार, जैसे देखिए, आप भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है, और ये जो प्रेरणा हमने ली मौलिक अधिकारों की वह अमेरिका के संविधान से ली। वहाँ जो प्रेरणा ली वह फ्रांस के जो संविधान है वहाँ से उन्होंने, मतलब फ्रांस से ग्रहण की। फ्रांस में जो लोक ने जो अधिकारों की बात की, वहाँ से उन्होंने, अमेरिका ने अपने संविधान में प्रावधान जोड़े और फिर ये भारत के संविधान में भी इसको लागू किया गया। अब मौलिक अधिकार से तात्पर्य क्या? देखिए, मौलिक अधिकार से तात्पर्य होते हैं कि वे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है उनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ऐसे तो बहुत से अधिकार होते हैं, जैसे कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार है। जैसे कानूनी अधिकार आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं के तहत लिखे गए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार इनका वर्णन संविधान में, इसलिए इनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, ये प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा और उसकी क्या क्या शक्तियां होगी। फिर उच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियां, क्योंकि यहाँ देखिए भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय और फिर सभी प्रांतों के अपने उच्च न्यायालय हैं, तो इन उच्च न्यायालयों के गठन की जो प्रेरणा और इनकी शक्तियां हैं, इनके शक्तियों के दायरे, ये सब अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, भारत के संविधान में भी ये लागू है, लेकिन इसकी प्रेरणा हमको अमेरिका के संविधान से मिलती है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा, कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो संवैधानिक दायरे के बाहर हो या संविधान के दायरे का उल्लंघन करता हो, तो ऐसे प्रावधानों की न्यायालय समीक्षा कर सकता है और न्यायालय ऐसे प्रावधानों के उस हिस्से को खारिज कर सकता है जो संविधान को बाधित कर रहा हो। तो इसे हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं, यानी इनका रिव्यू कर सकता है। महाभियोग प्रक्रिया, ये जो महाभियोग प्रक्रिया है यह हमको अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए, वहाँ से हमने प्रेरणा ली। महाभियोग जो जैसे राष्ट्रपति पर लगता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगता है, ये महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाए जाते हैं। कि जो संवैधानिक पद हैं, और संवैधानिक पदों में भी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति और इसके अलावा और जैसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष,
ये सब महाभियोग प्रक्रिया इन पर लगती है। तो आप ये प्रेरणा हमको अमेरिकी संविधान से हमने ग्रहण की। संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप, जो प्रस्तावना का जो प्रारूप है, ये इसकी प्रेरणा भी हमने अमेरिकी संविधान से ली। और ये आपको मैं बता दूं कि ये है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में जो वहाँ जो प्रारूप था संविधान की प्रस्तावना का, उसको या उसके कुछ शब्दों से प्रेरणा लेकर हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निर्मित किया। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से हमने दो बातें प्रेरित होकर शामिल की। पहली, एक तो संघात्मक शासन व्यवस्था। ये जो संघात्मक ढांचा है भारत का, कि संघ की अपनी सरकार और राज्य की अपनी सरकार, तो ये हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया। अवशिष्ट शक्तियां, जैसे अपने यहाँ 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन सूचियों में अलग अलग विषयों का उल्लेख किया गया है। जैसे संघीय सूची में संघ द्वारा कानून बनाया जा सकता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं। और टकराव की स्थिति आने पर संघ का कानून मान्य होगा। लेकिन इन सूचियों को, इन तीनों सूचियों के अलावा भी बहुत से विषय ऐसे हैं जो इन सूचियों में लिखने से वंचित रह गए। उनको हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो यानी बचे हुए, अवशिष्ट यानी बचे हुए। तो वो जो विषय हैं उनको हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया। और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत में संघ को दिया गया, अमेरिका में राज्यों को दिया गया, प्रांतों को दिया गया। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से हमने 3 बातें ग्रहण की। एक तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब है कि जो राज्य प्रमुख है वह है वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। दूसरा है राष्ट्रपति का पद। और तीसरा है प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का आदर्श। ये हमने फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से हमने 4 बातें ग्रहण की। बहुत से लोग तो आयरलैंड के संविधान से केवल नीति निर्देशक तत्वों को ही जानते हैं और उन्हीं की चर्चा करते हैं, लेकिन 4 मुख्य बातें जो हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए। एक तो नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिनका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और कल्याणकारी राज्य का प्रावधान। ये जो कल्याणकारी राज्य क्या होता है, देखिए कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं का प्रावधान करना, ऐसी योजनाएं लागू करना जिनसे राज्य का हित नहीं होकर जनता का हित हो, उनको हम कल्याणकारी प्रावधान कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए, जैसे जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना, इसके अलावा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये जो प्रावधान है, जैसे सब्सिडी पर केरोसिन, सब्सिडी पर हमको गेहूं चावल देना, ये सब कल्याणकारी राज्य के प्रावधान है। निःशुल्क दवाई, ये प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जैसे भारत में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनता है, जिसमें अनुच्छेद 54 में दे रखा है कि भारतीय जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो ये जो प्रावधान है ये हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया। फिर अगला है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, तो वो उनके मनोनयन का जो प्रावधान है वह भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान में जोड़े हैं प्रेरित होकर। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहाँ से 2 बातें हैं। एक तो संविधान की प्रस्तावना की भाषा। देखिए अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का प्रारूप और यहाँ प्रस्तावना की भाषा। और समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। सोवियत संघ, सोवियत संघ से एक तो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए प्रेरित होकर, और दूसरा है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। ये जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने ग्रहण किया है, ये जर्मनी के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया है।
ये याद रखना है आप लोगों को। जापान का संविधान, जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विधि की उचित प्रक्रिया और एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि की उचित प्रक्रिया के लिए तो अमेरिका जाना जाता है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो प्रावधान भारतीय संविधान में लिए हैं, ये जापान के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहाँ से 2 बातें प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल की गई है। एक तो है संविधान में संशोधन का प्रावधान, जैसे भारत में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के प्रावधान जोड़े गए हैं, तो संविधान में संशोधन का प्रावधान। दूसरा, राज्यसभा सदस्य, ये जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, इनकी निर्वाचन प्रक्रिया, कि इनका निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, तो इसका बहुत सा मेथड हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। तो ये इस प्रकार किस देश के संविधान से हमने क्या प्रोविजन और किस तरीके से अडोप्ट किया और उनको किस प्रकार हमने भारतीय परिस्थिति के अनुसार डाला, ये सब बातें हमने इस व्याख्यान में की। और यह आप लोगों के लिए दोनों ही दृष्टि से, एक तो मैंने जो समझाया वो, दूसरा ये जो मैंने आपको प्रावधान बताया कि किस देश के संविधान से कौन से प्रावधान लिए, दोनों ही दृष्टि से यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और कई बार यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे गए। अब मैं कोई एक विषय ऐसा नहीं है जिसका मैं जिक्र करूँ, बहुत से विषय, लगभग ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वह समवर्ती सूची की प्रेरणा हो, चाहे वह विधि का शासन हो, चाहे वह एकीकृत संघात्मक ढांचा हो, या उपराष्ट्रपति का पद हो, या मौलिक अधिकार हो, या नीति निर्देशक तत्व हो। ये प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो यानी आज का ये व्याख्यान है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।